ओके बेटा, हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया, वो था हमारा कलाम लिमिटेड वाला, और उसके अंदर उसने बताया था हमें कि वो फेयर वैल्यू थ्रू OCI के ज़रिए इसको रिकॉर्ड करता है। तो आपने बताना है कि किस तरह से आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट में अमोर्टाइजेशन कॉस्ट के ऊपर हर साल उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, और यहाँ पे क्या होगी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उसकी होगी फेयर वैल्यू पे। ठीक है, तो इसका स्केड्यूल अमोर्टाइज कॉस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। लेकिन दो बातें इसमें उसने बताई हमें कि जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज़ जाएगी, यानी कि जो इफेक्टिव रेट है वो आपके पास वैसा ही जाएगा जैसे आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी जाएगी किधर, फेयर वैल्यू के हिसाब से। ओके, और जो भी फेयर वैल्यूज का डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा, OCI में जाएगा। तो हम सबसे जो पहले एंट्री पास करेंगे, हम क्या एंट्री पास करेंगे, हम कहेंगे जनाब फाइनेंशियल एसेट डेबिट, फाइनेंशियल एसेट डेबिट, और हम कैश या बैंक को क्या कर देंगे, नॉर्मली बैंक ही होता है, क्रेडिट कर देंगे। कितने से जनाब, जितने से हमने इनिशियल रिकॉग्निशन किया 11570 11570। ठीक है जी। इसके बाद हमने कहा कि जनाब हमारे पास इसका कुछ इंटरेस्ट यानी कि इफेक्टिव जो हमारे पास निकलता है। अब हमने कहा था कि इफेक्टिव इंटरेस्ट को आपने किस पे चार्ज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस पे आपने चार्ज करना है। ठीक है, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस ये वो वाला है जो हमें मिलता नहीं है, लेकिन ये हमारा मार्केट में क्या होता है, इसमें प्लग इन होता रहता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, हम लिखेंगे फाइनेंशियल इनकम या फाइनेंशियल आपके पास जो एसेट है आप इसी को डेबिट करेंगे, क्योंकि आप इसी के अंदर वो शामिल कर रहे हैं। फाइनेंशियल एसेट डेबिट हो जाएगा, और फाइनेंशियल इनकम कौन से वाली, प्रॉफिट एंड लॉस वाली, वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। कितने से, 1267 से। तो जनाब दो एंट्रीज हमारे पास ये इस तरह से इनिशियली हमारे पास ये आ जाएंगी। अब इसके अलावा आपको कैश मिला है 1600 रुपये का। ठीक है, तो कैश किधर जाएगा या किस तरीके से आएगा, हमने कहा जनाब हमारे पास जो फाइनेंशियल एसेट है वो, क्योंकि हमने जो कुछ भी चार्ज करना है इसी को चार्ज करना है, तो फाइनेंशियल एसेट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कैश या बैंक कर लें, बल्कि कैश ही करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमने कैश लिखा हुआ है। कैश टू फाइनेंशियल एसेट कितने का जी, 1600 रुपये का। ओके, और अब क्योंकि हम लोग इसको फेयर वैल्यू थ्रू OCI कंसीडर कर रहे हैं, तो साल के एंड पे क्या होगा, इसकी फेयर वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। फेयर वैल्यू कितनी होगी जनाब इसकी, 11500 की, और हमारे पास इसकी क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट के हिसाब से कितनी आ रही थी, 11237 की। तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि जनाब जो डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस है, वो हमारा OCI में जाएगा एज इनकम। ठीक है जी, और OCI में किस तरीके से किसको हम लोग इनकम लेके जाएंगे बेटा, इसी तरीके से हम जैसे हमने इसकी प्रॉफिट एंड लॉस वाली इनकम हमने रिकॉर्ड की, मतलब फाइनेंशियल एसेट डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, और क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, हमारे OCI को 263 लें जी। हमारे पहले साल की एंट्रीज जो है वो यहीं पे मुकम्मल हो गई। ठीक है बेटा, इसी तरह से दूसरे साल, तीसरे साल, ओके, जब हम 4th ईयर पे आएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे लॉसेस का आ रहा होगा। मतलब फर्क किस पे आएगा, बाकी सारा एंट्रीज तकरीबन 4 ही एंट्रीज रहेंगी। ये तो हमारे पास इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया ना। ठीक है जी, उसके बाद हम ये वाली एंट्री पास किया करेंगे फाइनेंशियल एसेट की, उसके बाद हम कैश वाली एंट्री पास करेंगे, उसके बाद हम लोग OCI वाली एंट्री पास करेंगे। ओके, हो जाएगा, आगे कर दें, कर देते हैं। आप लोग तो डर ही गए हैं। नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा था, पक्की बात है। हाँ जी बेटा, आप बताओ, हो जाएगी। चले मैं ये वाली वैसे इस साल की एंट्री पास करवा देता हूँ, आखिरी साल की। देखो इस साल में क्या होगा, इस साल में इनिशियल रिकॉग्निशन तो है नहीं। ठीक है, सिर्फ आपने किसको रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल इनकम को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंशियल एसेट डेबिट, और फाइनेंशियल इनकम प्रॉफिट एंड लॉस वाली क्रेडिट। कितने से जी, 1143 के साथ।
उसके बाद आपने जो एंट्री पास करनी है वो किसकी करनी है, कैश की। क्या लिखोगे, कैश डेबिट और फाइनेंशियल एसेट। कितने पैसे मिले आपको, 11,600। इसके बाद आप एंट्री पास करोगे ओसीआई वाली। डिफरेंस कितना आया जनाब, लॉस में आया, तो आप ओसीआई को क्या करोगे, डेबिट लॉस के साथ, और फाइनेंशियल एसेट को क्या करोगे, क्रेडिट। कितने से, 243 से। ओके, यहां तक बेटा के मसले मसाइल। ओके जी, तो जनाब ये था हमारे पास कि हमने जर्नल एंट्रीज पास की और हमने टेबल शेप बनाया फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के साथ। अब तीसरा हमारे पास होता है जनाब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। हमने क्या कहा था कि फाइनेंशियल डेट करते हुए अगर आपका बिजनेस मॉडल, जो नीयत हमने बिजनेस की देखनी थी वो दोनों कैटेगरीज में, और जो आपका कैश फ्लो है वो भी उनके हटके जनाब कोई तीसरी कैटेगरी है, वो तमाम की तमाम उन दोनों के अलावा जो भी सिचुएशन बनेगी वो सारी की सारी किधर जाएगी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 है बेटा, हसीना लिमिटेड के नाम से। हसीना लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड in a debt instrument, detail of which are as follows. Face value of the instrument is 1 lakh, premium paid on the investment 8,000। अच्छा, अब ये उसने प्रीमियम पे किया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको कितने का एसेट मिला होगा, 1,08,000 रुपये का, ठीक है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसने पे की है कितने की, 5,800 की। तो मुझे बताइए कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पे इसकी इनिशियल रिकग्निशन करते हैं तो किस पे किया करते हैं हम लोग, ओनली फेयर वैल्यू, और सब्सिक्वेंटली भी किस पे, फेयर वैल्यू पे हम लोग क्या करते हैं। अच्छा जी, तो फिर जनाब कहते हैं जी कूपन रेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट 12%, और टर्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी कि कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। IRR ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यानी कि आपके पास जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि इफेक्टिव रेट। याद रखिए कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्टिव रेट का कोई काम नहीं है, क्योंकि इफेक्टिव रेट किस जगह पे आता है, जब आपने OCI में चीज़ें लेके जानी हो या आपने इसको मोटाइज कॉस्ट में लेके जाना हो। प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्टिव रेट का कोई काम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, यानी कि फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आपने किसको लेके जाना है इस दफ़ा, जितना भी आपका इनकम आई या जो भी आपका डिफरेंस आया, ठीक है। और यहाँ पे कहता है जनाब हसीना लिमिटेड हैज़ पॉलिसी टू क्लासीफाई इन्वेस्टमेंट in debt instrument at fair value through profit and loss. Market value of the instrument at the end of year 1 is 107,000। अच्छा, अब जरा एक दफ़ा मैं रिकॉल कर देता हूँ कि हमने क्या कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा था जनाब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग होती है, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होती है, सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे, और सब्सिक्वेंटली भी किस पे होती है, सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी चेंज आएगा, यानी कि फेयर वैल्यूज के अंदर जो भी चेंज आएगा वो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और जो भी आपने इंटरेस्ट अर्न किया होगा, इंटरेस्ट अर्न का मतलब है जो आपको कैश कूपन रेट जो आपको मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट अर्नड, ठीक है। तो जो कूपन रेट होगा वो किधर जाएगा, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यहाँ पे उसने IRR का तज़किरा नहीं किया। IRR या इफेक्टिव रेट कहाँ पे इस्तेमाल होगा, सिर्फ और सिर्फ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में या फिर फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अंदर, ओके। उनका ताल्लुक इसके साथ नहीं है। ओके जी, अब जो हमारे पास डाटा है हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं जनाब इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं जी। उसने कहा जनाब फेयर वैल्यू कितनी, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है जी 1 लाख। प्रीमियम कितना है जी, 8,000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 5,800। उसके बाद कूपन रेट जनाब 12%। उसके बाद जी
टर्म जो है 3 ईयर है और IRR 8.848%। ठीक है जी। और फेयर वैल्यू एट एंड 1,07,000। ये जनाब पूरे के पूरा क्वेश्चन के अंदर उसने डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा, हमने कहा जनाब आपने इसकी रिकग्निशन कहाँ पे करनी है, तो सिंपल उसने कहा जनाब आपने इसकी रिकग्निशन किस पे करनी है, फेयर वैल्यू पे करनी है। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, जितने पे आपको एसेट मिला। ठीक है, हमने कहा जनाब फेस वैल्यू कितने की थी एसेट की, 1,00,000 रुपए। उसके बाद हमने कहा जनाब उसके अलावा कुछ, उसने कहा जी बिल्कुल आपने प्रीमियम दिया, तो दोनों मिलाकर हमारे पास क्या आ जाएगी, फेयर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो फेयर वैल्यू किसके बराबर रहेगी, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, फेयर वैल्यू बराबर है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो 1,00,000 जमा 8,000, तो आंसर कितना आ गया, 1,08,000 का। ठीक है, तो नीचे रिकग्निशन यहाँ पे होगी। कितने से जनाब रिकॉग्नाइज करेंगे, सबसे पहले एंट्री हम लोग पास करेंगे फाइनेंशियल एसेट, डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से, 1,08,000 से। और दूसरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हमने पे की है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ठीक है, उसको फाइनेंशियल एसेट का हिस्सा नहीं बनेगी। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू बैंक। अच्छा, आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल एसेट डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग से इसको लिख देंगे और बैंक को इन दोनों का इकट्ठा मतलब कर सकते हैं। आपके पास ये राइट है, स्टैंडर्ड इसकी इजाज़त देता है। ठीक है, अलग अलग लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है इसका, क्योंकि ये दोनों के दोनों वन टाइम जो है वो आपके पास खर्चे हैं। एनीवेज, उसके बाद जनाब हमारे पास जो कूपन रेट के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इफेक्टिव रेट की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कूपन रेट के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट हमें कैसे मिलेगा जनाब, हम डेबिट करेंगे किसको, बैंक को या कैश को, और क्रेडिट करेंगे हम किसको, फाइनेंशियल एसेट को। ठीक है जी, कैश, डेबिट और फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट। कितने से बेटा, और आपको पता है कूपन रेट हमेशा किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे लगता है। तो 1,00,000 रुपए का 12%, दैट इज 12,000। ओके जी, इसके बाद जनाब हमारे पास हमने कहा था कि जो भी फेयर वैल्यूज का डिफरेंस है वो किधर जाएगा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, रहने दो। तो अब फेयर वैल्यू आपकी ज्यादा हुई कि कम हुई, 1,08 से अब कितनी हो चुकी है, 1,07, तो लॉस आपको आ गया। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे हम लोग डेबिट और फाइनेंशियल एसेट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। कितने से, 1,000 से जी। यहां तक के मसले में साइड बेटा ऑल ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस बड़ी सिंपल सी चीज है, ऑल क्लियर। ओके जी, अब हम जनाब चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक भी है और लास्ट जो है वो जनाब हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज के नाम से इसकी हमने मेजरमेंट देखनी है। ठीक है जी, इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये वाइंड अप हो जाएगा सिलेबस, हम इसके बाद इसके पास पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखिएगा जनाब, सिलेबस वाइंड अप नहीं होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड वाइंड अप होगा। सॉरी फॉर माई, जी बेटा मिटा दो इसको। ओके जी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज। इसमें हमने देखा था दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, हमने कहा था जनाब फाइनेंशियल लायबिलिटी की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की है, या तो वो किधर जाएगी, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में, याद है,
क्लासिफिकेशन में जाके देख सकते हैं कि अमोर्टाइज्ड कौन सी सिचुएशन में अमोर्टाइज्ड कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो वो सिचुएशन क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा आपके पास है जनाब फेयर वैल्यू, और मैंने कहा था ये फेयर वैल्यू इसका छोटा सा पॉइंट है, ये थ्रू OCI और थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें दोनों को इकट्ठा उन्होंने देखा हुआ है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट है, एक पॉइंट की वजह से ये डिफरेंस हो जाता होता है, लेकिन इस वजह से इसको हमने नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, अमोर्टाइज कॉस्ट की बेटा हम लोग बात करते हैं, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, क्योंकि अब इसमें आप फाइनेंशियल लायबिलिटी ले रहे हैं, मतलब आपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या किए होंगे, आपने डेट इंस्ट्रूमेंट आपने इशू किए होंगे, ठीक है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करने का मतलब है कि जनाब अब ये आपकी जगह क्या बन जाएगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। तो कहता है जनाब अमोर्टाइज कॉस्ट में जो इसकी इनिशियल रिकॉग्निशन है वो होगी फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में, फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में। हमने अभी तक इंस्ट्रूमेंट जो एसेट पढ़ रहे थे उसमें क्या थी, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। और प्रॉफिट एंड लॉस में फेयर वैल्यू पे थी सिर्फ और सिर्फ, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में, क्लियर। और बाद में सब्सिक्वेंट रिकग्निशन होगी सिर्फ और सिर्फ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, मतलब इसमें भी क्योंकि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है तो इसमें भी स्केड्यूल बनेगा, तो जो क्लोजिंग वैल्यू निकल रही होगी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के, जैसे आपने अपने एसेट में निकाली थी डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसी तरह से इसका भी सारे का सारा होगा। मतलब उसमें फेयर वैल्यू सिर्फ क्या थी, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसमें क्या होगी, इनिशियल रिकग्निशन फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला, ठीक है जी। फिर उसके बाद कहते हैं जनाब आपके पास जो मज़े की बात यह है कि इसमें जो आपको इफेक्टिव रेट जो आएगा, इफेक्टिव रेट आएगा जनाब प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे हमने एसेट में किया था, ये हमारा एक्सपेंस होगा क्योंकि हमारी लायबिलिटी है, ठीक है जी। समझ आ गई बात की। बाकी आपको पता है कैश तो जो आप पे कर रहे हैं वो तो एज इट इज़ कैश में जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हम यहाँ की बात कर लेते हैं जी फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू में एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, फेयर वैल्यू में सबसे पहले हम बात करें जनाब इसकी रिकग्निशन किस पे है, तो कहता है जी इनिशियली भी फेयर वैल्यू पे और सब्सिक्वेंटली भी फेयर वैल्यू पे ही होगी, ओके। अच्छा, अब इसमें कहता है जनाब आपके पास जो फेयर वैल्यू का जो चेंज आएगा, चेंज इन फेयर वैल्यू, उसके दो एंगल्स हैं। कहता है जी एक टर्म होती है ऑन क्रेडिट रिस्क, मैंने शायद लास्ट क्लास में इसका मैंने तज़किरा किया था, थोड़ा सा किया था एग्जैक्टली कि होता ये है बाज़ औक़ात जो कंपनी है या जो एंटिटी जिसने लायबिलिटी ली हुई है, जिसको हम डेटर भी कहते हैं एक तरह से आम भाषा में, उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इतनी ख़ास नहीं है। मतलब हम कहते हैं कि जी उसके जो क्रेडिट रेशो है वो थोड़ी सी ज़रा वीक हो गई है। अब लोग उसकी सिक्योरिटीज़ उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको परचेज़ करने से इज्तनाब करते हैं। जब जाहिर बात है किसी चीज़ की डिमांड नहीं रहेगी तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा फिर इसी एग्जांपल को कोट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई एक कंपनी थी, उसके फाइनेंशियल जो उसके डेट इंस्ट्रूमेंट जो उसने इशू किए हुए थे उनकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए। उनकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए। हुआ क्या, साल का एंड हुआ, इसकी कंडीशन देखी कंपनी की कंडीशन कोई इतनी ख़ास नहीं थी। कंपनी जो है वो मुसलसल लॉस में जा रही थी और रिस्क था कि हो सकता है कि मतलब ये डूब जाए। इसका अपना ही क्रेडिट रिस्क था कि लोगों से इससे उधार ले लिया, उससे उधार लिया। इसका जो कंपनी की ज़्यादा जो
जो क्रेडिट एक्विटी रेशो थी वो इसकी रेशो को इतनी खास नहीं थी, इसके क्रेडिट जो है वो ज़्यादा था और एक्विटी इसकी कम थी। तो हुआ क्या, एट द एंड ऑफ ईयर इसकी जो इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू थी वो गिर के कितनी हो गई, लेट सपोज 80,000 रुपये हो गई। पहले कितनी वैल्यू थी, फेयर वैल्यू 1 लाख, अब कितनी हो गई है फेयर वैल्यू 80,000 उसी इंस्ट्रूमेंट की, वही मार्केट के अंदर। तो इनको इस चीज पे खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? हाँ जी, इनको खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए? मतलब आप खुद भी इस चीज में कंफ्यूज्ड हैं जी। खुश होंगे बुक्स के अंदर कि अच्छा भाई हमारी लायबिलिटी 20,000 से कम हो गई, लायबिलिटी है ना ये, ठीक है, कितने से कम हो गई लायबिलिटी, 20,000 रुपये से। और रोएंगे इसलिए कि हमारी क्रेडिट जो रिस्क है उसकी वजह से हमारा जो मार्केट में जो रेट था वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है, रोएंगे इसलिए, ठीक है। तो दोनों काम चल रहे होंगे। अब स्टैंडर्ड यहाँ पे कहता है कि यार ये क्या बदतमीजी है, मतलब आप लोगों ने ये क्या मतलब बहाना बनाया हुआ है कि जी बुक्स में लोगों को दिखा रहे हो कि हमारी लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी तो तुम्हारी कम हुई है लेकिन इसमें तुम्हारी अपनी वजह है, ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से। तो कहता है जी जो फेयर वैल्यू में चेंज आएगा उसके 2 चीजें होंगी, या तो होगा ऑन क्रेडिट रिस्क या फिर होगा अदर मैटर। तो कहता जी अगर ऑन क्रेडिट रिस्क है तो जो चेंज होगा वो किधर जाएगा, वो जाएगा ओसीआई में। चेंज याद है ना, बचपन में किया करते थे, ABC एंगल चेंज, ठीक है, हाँ। अब वही चीज मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया चेंज। जो चेंज होगा किधर जाएगा, वो ओसीआई में जाएगा। अगर अदर मैटर है तो फिर चेंज किधर जाएगा, फिर चेंज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आ गई बात की? तो जहां पे क्रेडिट रिस्क ऑन कंपनी का ऑन क्रेडिट रिस्क होगा वहां पे स्टैंडर्ड कहता है जनाब अगर तुम डबल फेज में लेके आ रहे हो ना हमें, तो छोड़ेंगे हम भी तुम्हें नहीं, ताकि लोगों को पता चले कि ये इस सिचुएशन में ओसीआई में क्या लेने गया है। तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई साहब इस वजह से गया है कि इसमें कंपनी का अपना क्रेडिट रिस्क है, इसमें पर खुश नहीं हो जाना कि लायबिलिटी इसकी कम हुई है, बल्कि परेशान भी होना है कि लायबिलिटी कम इस वजह से हुई है कि जनाब इनके अपने क्रेडिट रिस्क के इश्यूज हैं। अगर तो अच्छा ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से बेटा फेयर वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ करती, ठीक है, ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से फेयर वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ करती। लेकिन अगर लेट सपोज ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से फेयर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो उसमें भी फिर वो ओसीआई में जाएगा। तो चेंज का मतलब क्या जी, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों आ जाते हैं। हाँ, अब इसमें खामोश है ऑन क्रेडिट रिस्क, तो इट वुड बी एज्यूम्ड कि इसमें क्रेडिट रिस्क का मसला नहीं है, इसमें अदर्स मैटर है जी, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओके, समझ आ गई बात की? यहां तक के मसले मसाइल? अच्छा जी, बाकी इसमें दैट्स इट, और तो इसमें कुछ नहीं है सच। क्लियर, इफेक्टिव रेट वाला जो होगा वो आपको पता है कि आपके पास वो उधर ही जाएगा। अच्छा जी, अब जनाब मैं 2 इसमें हमने एग्जांपल्स करनी है, एक तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली और दूसरी हमने इंशाल्लाह एग्जांपल करनी है हमारे ये फेयर वैल्यू वाली। तो जनाब एग्जांपल नंबर 14 मेरे पास है जनाब काशिफ लिमिटेड वाला। हकीकत में ये एग्जांपल्स नहीं हैं, सिर्फ ये पास पेपर के भी क्वेश्चंस हैं। अगर आप कंप्रीहेंसिव एग्जांपल में एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, कंप्रीहेंसिव एग्जांपल में आप एग्जांपल नंबर 18 पेज नंबर 250 अगर देखते हैं, जिप्सम लिमिटेड के नाम से, ये 2019 का पास पेपर है, 6 नंबर के लिए ये आया था। अगले पेज पे पेज नंबर 252 पे अगर आप एग्जांपल देखते हैं जन्नत लिमिटेड की, तो ये 2020 में 7 नंबर के लिए आया था, पहला ही सवाल था ये। और अगर आप पेज नंबर पीछे आ जाएं 249 पे देखते हैं जनाब बिलाल, एग्जांपल नंबर 17 बिलाल वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी ये सितंबर 2020 में आया था, 7 नंबर का था और क्वेश्चन नंबर 2 था ये,
ठीक है, तो बार बार वो क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को लेके आ रहा है। और ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जब ये सीए में लॉन्च हुआ था, पहले तो ये सीफैप में था, तो सीफैप के कुछ पोर्शन जो है उन्होंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे डिक्लेयर किए। ये जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये हकीकत में इसमें सीफैप के भी कॉन्सेप्ट्स तो खैर नहीं है, उसकी एग्जाम्पलीफाई किया हुआ इनको। एनीवेज जनाब देखिए जी, ऑन जनवरी 1 पेज नंबर 246 पे एग्जाम्पल नंबर 14 बेटा पढ़ रहा हूँ। ऑन 1 जनवरी 2021 काशिफ लिमिटेड इशूड अ डीप डिस्काउंट डिबेंचर। अच्छा, डिस्काउंट डिबेंचर क्या चीज़ होती है? डिस्काउंट करके जी, जो डिबेंचर को डिस्काउंट करके, यानी कि उसकी फेस वैल्यू से कम पे इशू करके। तो कहता है जनाब कि डीप डिस्काउंट डिबेंचर विद ₹100,000 नॉमिनल वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू, द डिस्काउंट रेट वाज 16% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, और उसके ऊपर जो डिस्काउंट रेट था वो कितना था? 16%। ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट की 1 लाख रुपए का, तो 16,000 रुपये उसकी वैल्यू में कमी करके इसको इशू किया गया। और उसके बाद फिर कहते हैं जनाब आपके पास द कॉस्ट ऑफ इशूज वाज, कॉस्ट ऑफ इशू का मतलब है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, इशू करने के लिए जो कॉस्ट होती है, इंसिडेंटल कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वर 4,000। और आगे कहते हैं जनाब इंटरेस्ट ऑफ 5% ऑन पार वैल्यू इज पेएबल एनुअली इन एरियर्स, और जो इंटरेस्ट होगा वो 5% है। और आपको पता है कि कूपन रेट या इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? फेस वैल्यू पे लगता है, और फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। तो 5% 1 लाख रुपए का कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। फिर कहता है जी द डिबेंचर मस्ट बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2025, यानी कि 5 साल तक इसका टेन्योर है, 5 साल में आपने इसको पे बैक करनी है सारी की सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर कहता है जनाब एट अ प्रीमियम ऑफ 9,223, कि प्रीमियम इसका कितना है जी? 9,223, मतलब 1 लाख रुपए तो आप देंगे, और उसके साथ आप क्या करेंगे? 9,223 एक्स्ट्रा भी पे करेंगे। याद रखिएगा बेटा, डिस्काउंट पे इशू करना और चीज़ है, जितने का आपका फेस वैल्यू लिखी होती है उतने पे ही आप रिडीम करते हैं, इशूड वैल्यू पे आप रिडीम नहीं करते। ठीक है, फेस वैल्यू पे आप रिडीम करते हैं। द इफेक्टिव रेट इज 12% पर एनम, इफेक्टिव रेट जनाब उसने बता दिया हमें 12% पर एनम है। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ केएल ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन, कि रिडम्पशन के टाइम तक आपने बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी अमाउंट्स आएंगी। जनाब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। जैसे हमने बताया कि अच्छा, इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन करते हुए हमने कहा था जितनी भी लायबिलिटीज हैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज वो कहाँ पे जाती हैं? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में जाती हैं। लेकिन अगर कंपनी अपने अकाउंटिंग मिसमैच को खत्म करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना चाहे तो फिर ही स्पेसिफिकली वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं। ठीक है, अदरवाइज जितनी भी लायबिलिटीज होंगी अगर वो खामोश है, प्रॉफिट एंड लॉस का तस्करा नहीं है, तो वो किधर जाती हैं? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में जाती है। क्लासिफिकेशन में हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्योंकि उसने कहीं पे तस्करा नहीं किया कि अकाउंटिंग मिसमैच को उसने खत्म करना है, तो यहाँ पे जनाब हम लोग यहाँ सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। बेटा फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख। और डिस्काउंट कितना देना है इन्होंने इशू के टाइम पे? एट द रेट ऑफ 16%, तो कितना बन जाएगा वो? 16,000। इनको माइनस करवा लेते हैं यहीं पे, कितना आ जाएगा? 84,000। ओके, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे पास कितनी है? अच्छा, ये 84,000 हम इसको फेयर वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 4,000, और इसके अलावा जनाब उसने क्या दिया हुआ है आपको? इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट। कूपन रेट है जनाब 15%, सॉरी 5% है। और इसके बाद जनाब टर्म जो है वो 5 इयर्स के लिए है। प्रीमियम रिडम्पशन वाला 9,223 है, और इफेक्टिव रेट